नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने, माहिर मौशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शकील रामे साहब इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू फ़ारूक साहब, कैसे देखते हैं बजट को? पर्टिकुलरली अगर हम हर बजट की बात करें तो वो हमें कभी लगता है कि ये जो है इंडस्ट्री ड्रिवन है, कभी हम बजट के हवाले से कहते हैं कि इस बजट में इस सेक्टर को टारगेट किया गया है, फलां ग्रोथ को टारगेट किया गया है। एक ओवरऑल पिक्चर आपको क्या नजर आ रही है? इस बजट में किस चीज को टारगेट किया गया है? तो ये 2010 से लेके 2025 तक कुल 16 बजट सामने आए हैं। और 2010 का साल मैं इसलिए उठाता हूँ कि वो साल है जिस साल हमारी नेशनल असेंबली ने 18वीं तरमीम पास की। अब वो 18वीं तरमीम पास होने के बाद जो आमदन विफाकी हुकूमत के पास बचती है, वो तकरीबन आधी मुख्तस कर दी जाती है सूद की मद में, और आधी चली जाती है सूबों को 18वीं तरमीम के तहत। तो कुछ 65% जो है वो विफाक के पास बचता नहीं। जो बजट अब आया है, इसके दो जो दादोशुमार मैंने अभी तक अब तक देखे हैं, दो कंक्लूजन बिल्कुल वाजे हैं। एक तो ये कि बजट के अंदर आम आदमी के लिए कोई किसी किस्म की रिलीफ जो है वो नहीं। दूसरा इम्पोर्टेंट इशू ये है कि कोई किसी किस्म का इजाफी बोझ, कोई मेजर बोझ भी मुझे इस बजट के अंदर नजर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा मेजर किस्म का आम आदमी के ऊपर टैक्स नहीं है। कोई इजाफी तकलीफ जो है, ऑलरेडी आप देखिए पाकिस्तान में जिंदगी जो है उसके ऊपर काफी मुश्किलात हैं, तकलीफ हैं। इस बजट के नतीजे में कोई इजाफी तकलीफ जो है वो अदाद शुमार में मुझे नजर नहीं आती। तो दो बड़े कंक्लूजन हैं। सारे के सारे हजारों जो अदाद शुमार हमारे ऊपर फेंके जाते हैं कि रिलीफ भी नहीं है और इजाफी बोझ भी नहीं। तो आप इसे एक न्यूट्रल बजट कह रहे हैं कि हुकूमत ने कोशिश की है कि इसमें न्यूट्रलिटी बरकरार रखे, ना फिर वो बोझ डाले ना ही फिर वो रिलीव करे। शकील साहब, आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं आप बजट को? देखिए, इसमें एक चीज़ जो कि अभी फ़ारूक साहब ने बात की है उससे मैं फुली एग्री करता हूँ। एक दो चीज़ें और भी बड़ी वाज़ेह हैं। नंबर एक, गवर्नमेंट ने ये तहैया कर लिया है कि उन्होंने अपने तमाम एक्सपेंसेस टैक्सेस से पूरे करने हैं। अभी आप जो कहते हैं रिलीफ दिया है टैक्स यानी सैलरीड क्लास को, आप उनका देखें 32% उस पे जाता है, किसी पे टैक्स जाता है, किसी पे 28% की, कितना स्लैब्स हैं चार। अब इतनी बड़ी जो कि उसकी इनकम होगी उसका बड़ा हिस्सा तो टैक्स पे चला जाएगा। फिर उसने जीएसटी भी देना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देने हैं, फिर उसने पेट्रोल पे लेवीज भी देना है, फिर उसने बच्चों की एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में भी करवानी है, हेल्थ भी स्कूल प्राइवेट पे जाना है। चलो हेल्थ का साइड पे रखते हैं, वो कभी कभार का खर्चा है, मगर स्कूल तो एक परमानेंट खर्चा है। अगर इतना ज़रा टैक्स दे के आपने फिर भी अपनी तमाम चीज़ें खुद ही करनी है, इसका मतलब है सैलरीड क्लास को ये नेगेटिव सैलरीज में जाएंगे, क्योंकि उनके टैक्स वो हर तरफ टैक्स दे रहे हैं। फिर जाकर बाहर की मिसाल देते हैं जी कि वो बाहर भी इतने बहुत टैक्स होता है। आप फिर उनके सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स को भी देखें, उनके सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स क्या होते हैं, एजुकेशन क्या होती है। यहाँ तो एजुकेशन को हमने प्राइवेटाइज कर दिया है, और जो बच्चे खुचे थे वो हम कर रहे हैं जनाब प्राइवेट को दे रहे हैं। वहाँ पर क्या क्वालिटी है किसी को कोई नहीं पता। अभी तक क्वालिटी की बात हो रही है। हमारा जो ऑलरेडी जो बच्चे हैं स्कूल से बाहर हैं वो यानी कि 2.6 मिलियन थे, अब हो सकता है वो बढ़ भी चुके हों। अब इस सारी सिचुएशन में मेरा तो ख्याल कहता है जो टैक्स ये है कि अभी यानी कि आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा भी मज़ीद, क्योंकि इसमें टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब अभी जो टैक्स के जो अहदाफ ने अभी जो आम बनाया है, आमदनी उन्होंने काउंट किया है, वो 17,000 से ज़्यादा है। अब इसका मतलब ये है कि अगर 17,000 से ज़्यादा है तो इनको मज़ीद टैक्स लगाने पड़ेंगे इस साल। अब वो कहाँ लगाते हैं? अभी तो बजट में इन्होंने कह दिया जी हमने ये स्लैब कम कर दिया या वो कर दिया, वो कहाँ लगाते हैं? ये एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्योंकि हमने देखा कि अभी भी इन्होंने अपना कोई शॉर्टफॉल को कम करने के लिए ईरान और यूएस की वार का बहाना बना के लेवीज इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि वो आम आदमी की इन्होंने कमर तोड़ के रख दिया। वो ये नहीं सिर्फ गाड़ी वाले पे के लिए प्रॉब्लम है, जैसे ही आपका इस तरह एनर्जी की प्राइस बढ़ती है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कास्ट बढ़ती है। अगर कास्ट ना भी बढ़े इलेक्ट्रिसिटी, चलो हम नहीं कहते यूज़ करते, हम सोलर पे चले गए हैं, मगर जिनको आपने कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है उनकी का वो तो कहेंगे जी अब ये आपको इस रेट पे हमें मिल रहा है तो हमें तो जारी ऐसे ही बात है है। इस हिसाब से हमें कैपेसिटी पेमेंट करें।
इसी तरह जो दूसरी चीज़ें हैं, वो मेरा ख्याल कहता है कि अभी कुछ मुश्किल दिन अभी काफ़ी लंबे चलेंगे। तो ये लंबे चलने वाले खसूसन फारूक साहब 1727 अरब रुपए जो पेट्रोलियम लेवी से हमने इकट्ठा करना है बजट में रखा गया है। अब ये जो टैक्सेशन है खसूसन पेट्रोलियम लेवी पर वो लिंक की जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, पेट्रोल की तरसीलात से। आप क्या समझते हैं कि जो खसूसन टैक्स टारगेट भी रखे गए हैं 15,000 अरब रुपए, वो उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इससे पहले कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं, एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो बजट का खसारा होती है। इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि 100 माशी बीमारियों की जड़ जो है वो बजट का खसारा है। 2019-20 में जो बजट का खसारा था वो तकरीबन 9.1% था जीडीपी का। इस साल वो बहुत तेजी से गिरा है, वो 4% से नीचे चला गया है, और अगले साल का जो टारगेट जो हद रख रहे हैं वो उससे भी कम रख रहे हैं। ये एक कामयाबी है जो हमें इकोनॉमिक सर्वे में कल बताई गई थी, सामने आई थी। ये मैं इसलिए सामने रख रहा हूँ कि इसका जो असर है वो शॉर्ट टर्म में तो नहीं आएगा, लेकिन वो मीडियम टर्म में आम पाकिस्तानी तक पहुंचता है। देखिए, अगर बजट का खसारा इतनी तेजी से गिरता है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को जो इजाफी नोट छापने पड़ते हैं उनमें कुछ कमी वाक़ई हो। उतने नहीं छापने पड़ेंगे जितने 9% पे छापने पड़ते थे। और जब नोट ज्यादा छपते हैं तो फिर आप सोचिए कि महंगाई ज्यादा होती है। अब क्योंकि हुकूमत का खजाना 9% से वो 4% से नीचे चला जाएगा, तो हुकूमत को उतने नोट नहीं छापने पड़ेंगे। दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि वो अपना खसारा पूरा करने के लिए इजाफी कर्जात लेती है मार्केट से, और जब इजाफी कर्जात लेती है तो जो बिजनेसेस हैं उनके लिए जो कर्जे की रकूम है वो कम रह जाती है। तो वहां पे भी एक इजाफा आएगा, बिजनेसेस के पास ज्यादा बोरो करने के जो मौके हैं वो सामने आएंगे। और जब बिजनेसेस बोरो करते हैं, प्राइवेट बिजनेसेस एक्सपैंड करते हैं, तो आप सोचिए कि जो रोजगार के मौके हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट बड़ा स्ट्रांग है, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट जो है ये एक डेवलपमेंट सामने आई। आप टैक्स कर रहे थे पेट्रोलियम लेवी के, मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ, और उसकी वजह ये है कि वो आप सोचिए कि इन्फ्लेशन को परमानेंट कर देती है। यानी कि अब अगर आलमी मंडियों में तेल की कीमत नीचे भी आती है तो हमने जो अपना पेट्रोलियम लेवी फिक्स कर रखा है उसमें हम अपने डोमेस्टिक प्राइसेस जो है उसको उस लिहाज से प्रोपोर्शनेटली नीचे नहीं ला पाएंगे। और जब पेट्रोलियम लेवी उसके अंदर पेट्रोल की कीमत के अंदर जो है वो परमानेंट कर दिया गया है, तो ये सिर्फ पेट्रोल की कीमत तक नहीं महदूद रहता, इवेंचुअली आपके और मेरे किचन में पहुंच जाता है। और ये हमने देखा है कि पिछले कोई 8-10 दिन पहले का जो पाकिस्तान सीबीएस का जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए थे, उसमें उन्होंने बताया कि प्याज की कीमत में 42% का इजाफा है, आटे की कीमत में कोई 31% का इजाफा है। ये ऑलरेडी कीमतें हमें जो पेट्रोलियम लेवी का मामला है वो ऑलरेडी कीमतों में नजर आना शुरू हो गया है। तो दो चीजें हो गई। पेट्रोलियम लेवी इज स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन। जो बजट का खसारा नीचे आया है वो बहुत पॉजिटिव न्यूज है। एक और नेगेटिव न्यूज है जो बजट में हमें कहीं नजर नहीं आई, वो है इस्लाहाती एजेंडे के हवाले। यानी कि कहीं भी कोई इस्लाहाती कदम उठता हमें हुकूमत की तरफ से नजर नहीं आ रहा, चाहे वो बिजली का शोबा हो, चाहे वो आपका गैस का शोबा हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन स्टेट और एंटरप्राइज का शोबा हो। उस बड़े बड़े नुकसान हैं, उनकी तरफ मुझे कोई रिफॉर्म्स नजर नहीं आ रही हैं आपको। मैं जावेद कुरैशी साहब से जानना चाहूंगा, चूंकि राइट नाउ एक बड़ा इशू होता है रिटेलर्स का कि उनको टैक्स नेट में किस तरह लाया जाए, फिर फिक्स टैक्सेशन स्कीम्स के हवाले से बातचीत चल रही थी। जावेद साहब, कैसे देखते हैं ताजिर खसूसन इस बजट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजिर तो इस बजट को कोई ऐसा कोई खास बजट नहीं है जिसके अंदर ताजिर बिरादरी इससे ज्यादा खुश हो, और ना कि आवाम के लिए कोई इसमें कोई रिलीफ रखा गया है इस बजट के अंदर। लेकिन हमारा जो एक दरीना मुतालबा था FBR से कि 1 पेज जो रिटर्न फॉर्म
वो हुकूमत ने मान लिया। फिक्स टैक्स उन्होंने कह दिया कि जी 25,000 रुपए का आप टोकन दें, और जो टैक्स नेट में लोग नहीं हैं 30 करोड़ रुपए तक की लिमिट उन्होंने रखी है जो इस टैक्स के अंदर आएंगे। उसके अंदर ताजिर बिरादरी को उसमें दो फायदे भी हैं और कुछ उनके नुकसानात भी हैं। फायदे तो वो ये हैं कि वो पॉइंट ऑफ सेल से बच रहे हैं, ऑडिट से बच रहे हैं इस इफेक्ट स्कीम के तहत, और जो फॉर्म जो उन्होंने दिया है 1 पेज का जो मुकामी जुबान में भी होगा उसमें लोगों को रिटर्न दाखिल करने। दूसरी बात यह है अब उसके साथ हमारे पास 80 और 85% छोटा दुकानदार है, वो ये टैक्स उस पर भारी होगा। हमारी मुल्क की लोगों की मंतक हमें समझ में नहीं आती। अब वो कहते हैं टर्न आउट पे आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा। 1% टैक्स देने का मकसद ये है कि मैंने साल के अंदर 2 करोड़ रुपए की सेल की है तो मुझे 2 लाख रुपए टैक्स देने पड़ेंगे, लेकिन मैंने इसके अंदर 3 लाख का विद होल्डिंग टैक्स दिया है, वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वो लाख रुपए मुझे रिफंड नहीं होगा। तो ये अब टर्न आउट पे टैक्स, अब हुकूमत है, अब जो पॉलिसी दे हमें हुकूमत ने और छोटे ताजरों ने, पहले ही वो पिसा हुआ तबका है, और इंशाल्लाह ताला हमारी भरपूर कोशिश है कि हम ताजिर बिरादरी को हुकूमत से कोई रिलीफ दिलवा पाए, लेकिन हुकूमत रिलीफ देने के मूड में नहीं है। ये कोई इतना कोई अच्छा बजट मैं उसे नहीं कह सकता अब तक के ठीक आदाद शुमार जो आए हैं। ठीक दूसरी शकील, बात यह कि खत्ते के अंदर हमारी जो गुर्बत की जो शरह है वो 28.9 है। ये इंतहाई तशवीश वाली बात है। इस तरीके से दुकानदार भी सारे दिन बैठा हुआ इंतजार कस्टमर का करता है। महंगाई की शरह इस कदर बढ़ चुकी है कि हर चीज बंदे की लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात करें। प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप पे मत जाइए।